करे स्टार्ट बेटा। हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपने ग्रेड 11 ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा होता, ठीक है, बट आपकी हायर स्टडीज में आता ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ना आपको चीजों को कुछ समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे इसको एक बार हम बोर्ड पे ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो चीजें ना आपको ध्यान से सीखनी है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को वैसे हम क्या बोलते हैं, सामान। इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, सामान। बट आपने कभी सुना होगा इकोनॉमिक्स में, कहीं आपने पढ़ा होगा ये, जिसमें मतलब ये बताया जाता है कि इन्वेंट्री स्टॉक लिखा जाता है, पूरा वर्ड क्या लिखा जाता है, इन्वेंट्री स्टॉक। तो ये दोनों, या तो हम लिखते हैं स्टॉक इन ट्रेड, या तो क्या लिखते हैं हम, स्टॉक इन ट्रेड, या फिर लिखते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि जो आपने रोक रखा है सामान, जो आपके पास है पड़ा हुआ, आई बात समझ। इन्वेंट्री का होता है सामान, क्या होता है, सामान। बेटा कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, गुड्स बिजनेस, कौन सा बिजनेस, गुड्स का बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें इन्वेंट्री समझ लो कि सब कुछ है। इन्वेंट्री क्या है, आपने बहुत अच्छी दुकान बनाई है, आपने एसी लगाया वहां पे, ठीक है, आपने मतलब फॉल सीलिंग करवाई है, आपके काउंटर ग्रेनाइट के बने हुए हैं, आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से है, लेकिन आपकी दुकान में सामान नहीं है, तो क्या वो दुकान कहलाई जा सकती है, उसको हम शॉप कह सकते हैं। कोई भी बिजनेस आप कर लो, कोई भी बिजनेस, ए से लेके जेड तक का इंफ्रा उन्होंने लगा रखा है, ठीक है, लेकिन वहां पे अगर सामान ही नहीं है तो आप कह सकते हो कि वो बिजनेस है। वो तो खाली एक ढांचा ही है दुकान का, बस और कुछ नहीं है ना। प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका। हम तो अकाउंटिंग के बंदे हैं, हम तो फॉर्मूले से समझेंगे, थ्योरी तो मुझे आती ही नहीं इस चीज के लिए, है ना। तो सेल माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट करो तो क्या आता है, प्रॉफिट। तो जब बेचोगे कुछ, जो कम दाम पे खरीदा होगा, तभी प्रॉफिट होगा। मतलब कि 6 की चीज 10 में बेची है, तभी 4 में प्रॉफिट होगा। समझ आ रही बात आपको। तो कुछ टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मैंने सिखाई होंगी आपको, तो हमने उन चीजों को समझना है। देखो, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इसमें जो वर्ड आता है वो आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, जिसको ओपनिंग इन्वेंट्री भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है आपका, परचेज। फिर आपका क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, जितना भी मैंने देखा है, इवन कि हम फॉरेन अकाउंटिंग भी देख लें, इंडियन अकाउंटिंग देख लें, बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि परचेज को ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, परचेज को ही क्या ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या परचेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, क्या हम ले सकते हैं, कई सिनेरियो में ले सकते हैं, है ना। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी नहीं बचा हुआ और क्लोजिंग भी नहीं बचेगा, तो फिर परचेज ही, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या बचेगी आपकी, परचेज ही रहेगी ना। जैसे कुछ रीसेलिंग बिजनेस है, आपने कुछ खरीद के बेचा, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट जोड़ ली, तो वो क्या रहेगा आपका, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रहेगा। कुछ केसेस में, एक्सेप्शन केसेस में हो सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है वो क्या मतलब है इसका, कि जो सामान हमने बेचना है उसकी कीमत क्या पड़ी आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ आई बात, क्लियर है। तो इन्वेंट्री के बारे में हम इस बार पूरा डिटेल में सीखेंगे कि इन्वेंट्री होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको, कौन से तरीके से सामान को निकाला जाता है बिजनेस में, लीफो फीफो मेथड, है ना। जैसे सब्जियां होती हैं,
तो उसमें कौन सा मेथड होता है? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आला बेचो। और लीफो मेथड किसमें यूज होता है? राइस के केस में, जो सबसे लास्ट में उसको बेचो, क्योंकि पुराने चावल जितने महंगे होंगे उतने जितने पुराने होंगे उतने ज्यादा महंगे बेचे जाएंगे। क्लियर? तो ये लीफो फीफो मेथड हम इन्वेंट्री में सीखेंगे क्या होता है। वेटेड एवरेज मेथड है इसमें, वो सीखेंगे हम। परप्यूचुअल मेथड होता है, वो देखेंगे इसको हम। क्लियर? तो ये इन्वेंट्री आपको बताएगी कि हम कैसे बिजनेस में अपने इन्वेंट्री को समझ सकते हैं, कैसे उसको हम मतलब निकाल सकते हैं। निकालना मतलब क्या, ऐसे तो परचेज सेल तो पता ही है आपको क्या है, बट कौन सा स्टॉक हमें रखना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, रॉ मटेरियल में क्या फर्क है, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या फर्क है, फिनिश गुड्स में क्या फर्क है, ये सब इसमें सीखेंगे हम। क्लियर है? अपने से कुछ भी नहीं सीखना, जो मॉड्यूल में है वही सीखना। क्लियर? इसमें हम इन्वेंट्री के बारे में सीखेंगे, मेथड्स हैं कुछ, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग, ठीक है। और अंडरस्टैंड करेंगे मेथड ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड कीपिंग, कॉम्प्रीहेंड द इंट्रिकेसीज रिलेटिंग टू द इन्वेंट्री टेकिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री करते हैं, क्या होता है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ, तो हमारे पास कितने प्रकार का मतलब तरीका हो। देखो, अगर हम कोई सामान बना रहे हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है? कोल्ड ड्रिंक की। तो कोल्ड ड्रिंक के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या हुआ? वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, है ना, कैफीन, शुगर, और प्लस आपका एडिबल फ्लेवर्स जो होते हैं, है ना, ये रॉ मटेरियल हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ? जिसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक बन रही है। फिनिश गुड्स क्या हुआ? रेडी टू यूज, है ना। और स्टोर एंड स्पेयर्स क्या हुआ? सारा फिनिश गुड्स ही मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, कुछ ना कुछ क्या रखा जाता है पीछे, स्टोर रखा, गुडान में रखा जाता है, ताकि हम सप्लाई के बीच में कट ना लगा सके, सप्लाई हमारी कंसिस्टेंट रहे। अगर सप्लाई कट गई तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस भी क्या हो जाएंगे? इन्फ्लेट हो जाएंगे। और प्राइस बढ़ने से कोई बिजनेसमैन को खुशी नहीं होगी। प्राइस बढ़ेंगे तो जो रॉ मटेरियल जिससे खरीदेंगे वो रॉ मटेरियल भी क्या कर देगा? महंगा कर देगा। तो अल्टीमेटली सबको ही फर्क पड़ता है इस चीज से, कस्टमर को ही नुकसान नहीं है बेटा। डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो बिजनेसमैन होता है, मैन्युफैक्चरर है, उसको भी परेशानी होती है, क्योंकि उसने भी सामान खरीदना है। तो जब उसको पता चलेगा रॉ मटेरियल में शुगर महंगी हो गई, ये महंगा हो गया, तो अल्टीमेटली किसको नुकसान होगा? फिर बिजनेसमैन को होगा। तो ये एक ना बड़ी सेंसिबल चीज है, बड़ी सेंस, इसको ना बड़ी कॉमन सेंस से आपको प्लानिंग से करना पड़ता है। क्या चीज? कि रॉ मटेरियल हमने लेना है, कितना परसेंट हमने वर्क इन प्रोग्रेस में लगाना है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी सारा वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं लगा सकते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल सारा लगा दिया, अब मार्केट हो गई बंद, हो गया, लॉकडाउन लग गया, कुछ हो गया, तो सामान की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपने रॉ मटेरियल क्या कर दिया? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या बन गया? फिनिश। तो लेबर बेली हो गई यार, जिसने सामान बनाना है वो लेबर क्या होगी? बेली। अब उनको जेब से सैलरी थोड़ा दोगे आप, तो वो एट्रेशन रहेगा। तो आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है सारा का सारा। तो स्टोर एंड स्पेयर, और लास्ट में क्या होता है उसका? पैकेजिंग। अब कोल्ड ड्रिंक की पैकेजिंग भी तो करनी है, बन तो गई, सोडा बन गया, अब बॉटल्स में डालना है, उसकी कैप लगानी है ना, पैकेजिंग का ही पार्ट है। लेबलिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, और मार्केटिंग भी होती है। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है बेटा? खरीदा बेचा, इसको हम बाय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्लियर? ये ट्रेडिंग कंसर्न रहता है हमारा, ठीक है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां दिख रही है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, लेकिन पैसा भी तो ज्यादा है ना। अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक 5 रुपए में पड़ती है ब्रांडिंग के साथ, मार्केट में आप होलसेलर को बेचते हैं 7 रुपए में, कितने में? 7 में या 8 में, ठीक है। और ये दुकानदार आगे कितने में बेच रहा है? 10 रुपए में, है ना। जब फॉर एग्जाम्पल 5 में पड़ी तो हमने 6 रुपए में दे दी किसको? होलसेलर को। हम एक बॉटल के पीछे कितना कमा रहे हैं? 1 रुपए। तो अगर हमने 1 लाख यूनिट बनाई है तो हमें 1 रुपए प्रॉफिट का कितना बना? 1 लाख, ठीक है। अब ये जो होलसेलर है इसने 1 लाख यूनिट तो खरीदनी नहीं है, ये तो कम खरीदेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर ले लेता है 5,000 बॉटल्स, कितनी लेता है? सीजन की कह लो, या मतलब आप कह लो कि महीने की कह लो, तो 2 रुपए के मार्जिन के हिसाब से इसको कितना बच रहा है?
₹3 के हिसाब से 10-20 से 15,000 रुपये बच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, फैक्ट्री कमाती है कि ये कमाते हैं? अल्टीमेटली फैक्ट्री ही पैसा कमाती है ज्यादा, आई बात समझ। लेकिन मार्जिन जो ज्यादा होता है वो किसको होता है फायदा? होलसेलर को। क्यों? क्योंकि उसको मेहनत इतनी नहीं करनी। देखो 5 रुपए लगाकर अगर 1 रुपए कोई बंदा कमा रहा है फैक्ट्री वाला, तो मैं इसको स्मार्ट मूव नहीं कहूंगा। सही बोल रहा हूँ कि इतना पैसा लगाना, फैक्ट्री चलानी, बिजली का किराया देना, 100 टेंशन है, काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो आपकी 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती है मार्केट में, है ना, तो फैक्ट्री को ये मैंने जो देखा है, जितनी एनालिसिस की है, एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कितना खर्चा आता है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने पे। तो मुझे पता चला कि जो कोल्ड ड्रिंक बनाने पे खर्चा आता है वो आता है 4 से 5 रुपए, ठीक है। बाकी इसको फिर होलसेलर को कितने में बेचा जाता है? 7 रुपए में। और 7 रुपए में फिर आगे जी रिटेलर को कितने का बेचेगा? 8 रुपए में, 1 रुपए मार्जिन रखते हुए। ज्यादा मार्जिन नहीं होता, तो ये 1-1 रुपए मार्जिन रख के आगे बेचते हैं मार्केट में। तो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है, तो सबसे ज्यादा जो फायदा कमाते हैं वो कौन कमाते हैं? फैक्ट्री तो कमा, क्योंकि क्वांटिटी में बेच रहा है तो ऑब्वियसली बात उसको फायदा है। लेकिन जो आसान फायदा कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है, रिटेलर कमा रहा है ना, क्योंकि उसको सिरदर्दी नहीं करनी, उसने ट्रेडेड कर रहा है, वो ला रहा है, बेच रहा है। देखो 5 की बोतल वो अगर 6 में बेच रहा है तो 1 रुपया कमाने के लिए उसने कितनी मेहनत करी, सामान खरीदा, है ना, लेबर पे की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये किया वो किया, लटरम शटरम 100 चीजें हुई। उसके बाद 1 रुपया अगर एक मार्जिन से, तो फिर मेरे हिसाब से बेवकूफी है, एवर राइट। तो ये था आपका भाई टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इतने प्रकार की होती है। मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को डिटरमाइन करना है तो कौन कौन से मेथड होते हैं? तो 2 ही मेथड है बेटा इसमें मेनली, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल मेथड की बात करें तो क्या क्या आता है इसमें? इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, पहली चीज। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, तो जैसे चेंज होती रहती है इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें कौन कौन से 3 मेथड हमारे? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। और नॉन हिस्टोरिकल में क्या क्या आएगा? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने फॉर्मूले हुए? 1 2 3 4 5, है ना। क्लियर आपको? बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सिंपल सी बात है। कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज हायर विच एवर इज लेस, उसी को क्या माना जाता है? कॉस्ट मानी जाती है ना। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसिड, क्या लिखा है इन्होंने मीनिंग इसका? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो हम खरीद के बेचते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सच सेल, आप सामान बनाकर बेच रहे हो। कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग द मेंटेन सप्लाई कंज्यूमेबल अदर देन द मशीनरी स्पेयर सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। वही हो गया, जो आप बेच रहे हो उसको आपने क्या रखना है? वर्क इन प्रोग्रेस में रखो, फिनिश गुड्स में रखो, स्टोर एंड स्पेयर करके रखो, है ना, ये चीज। बाकी थ्योरी पार्ट आपको समझ आ जाएगा पढ़ोगे जब आप, ठीक है। तो पहला इसमें इन्होंने बोला कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला अ प्राइमरी इशू इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री इज द डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड। देखो कुछ सामान बिक गया होता है, कुछ सामान हमारा बिकना बाकी होता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग रूल है कि जब तक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ना करें उस टाइम पे उसको रिकॉर्ड नहीं करते, है ना। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कब लिखा जाता है? साल के अंत में, तभी लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जब साल क्लोज हो जाता है हमारा, तब तक हम उसको इन्वेंट्री को क्या लिखते हैं? स्टॉक ही लिख के चल रहे होते हैं, परचेज ही लिख के चल रहे होते हैं, है ना। इन्वेंट्री इज जनरली द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट एसेट्स हेल्ड बाय द ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दोनों का लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। It is widely recognized that inventory is one of the major asset that affects the efficiency of operation। मैंने क्या बोला? बिना सामान के दुकान आपकी क्या खंडर। Both excess inventory and its shortage affect production activity। ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो क्या करेगी? प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो प्राइस डाउन चले जाएंगे चीजों के। और कम पड़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, तब भी दिक्कत है। आई बात समझ? इसलिए इसके लिए प्लानिंग होती है प्रॉपर, है ना। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग
proper valuation of inventory has been a significant bearing on the authenticity. अब कहने का मतलब क्या है बेटा कि कभी कभार, अब देखो पूरा साल एक जैसा नहीं होता, कभी कभार रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल हमें अब कोल्ड ड्रिंक के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल शुगर, क्या यूज कर रहा हूँ, तो शुगर कभी हो रही है 39 रुपीज, कभी हो रही है 40, कभी हो रही है 41, कभी हो रही है 42, कभी हो रही है 45, तो भाई सोडा तो बनाना ही बनाना है, प्रोडक्शन तो चलानी है, तो हमने क्या करना है, हर एक प्राइस पे हमने गुड्स को खरीदा, रॉ मटेरियल को खरीदा, है ना, तो इसके अगेंस्ट हम जो प्राइस रखेंगे गुड्स की वो क्या होनी चाहिए, चेंज की सिमिलर, सिमिलर ही रहनी चाहिए प्राइस, बार बार चेंज करेंगे तो भाई दुकान का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। पेप्सी 20 की मिलती थी 2 साल पहले भी मिल रही है, अभी मिल रही है, तो हम कम ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कभी कभार, है ना, बट हम एक चीज और भी कर सकते हैं कि हम ये सब चीजें हम खरीदते रहे रॉ मटेरियल, बट ऑन एन एवरेज हमें क्या पड़ेगा, आगे जाकर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा आने वाला है कि ये सामान हमें इतने का पड़ा था, हम इसको इतने पे बेच रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज बताओ हमारा क्या निकला, है ना, समझ आ रही बात आपको, तो प्राइसेस चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम बार बार चेंज करेंगे, अब मेरी इंस्टीट्यूट का रेंट, कोचिंग सेंटर का रेंट हमारा जो है बढ़ता है हर साल, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फीस बदलता रहूं, हम कोशिश करते हैं कि फीस सिमिलर ही रहे, लेकिन हम क्या कर देते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, बट हम 2 साल मैंने सोचा हुआ है कि हर 2 साल में थोड़ा सा फी का हम स्ट्रक्चर बदला करें, क्योंकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली खर्चे बढ़ते हैं और खर्चों से ही फी बढ़ती है, हमने तो अपनी फीस वही रखी है जो ले रहे हैं, लेकिन जो खर्चे हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है अकाउंटिंग के रूल में, क्लियर। तो सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, क्या आता है, यह सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का पहले पता तो चले सामान बना कितने का हमारा, है ना, कोल्ड ड्रिंक बनी कितनी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे हमें क्लियर पता चल सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर है, खरीदना परचेज में आता है और बेचने से पहले अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है हमें, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्जिन निकालने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन है जिनसे मेजर इफेक्ट होता है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, इनकम डिटर्मिनेशन के ऊपर, मर्चेंडाइज कॉस्ट इज अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सेल प्राइस। अब इन्होंने बोला है अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखेगा तो इनकम भी ज्यादा दिखेगी, है ना, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर ओवरस्टेटेड दिखेगा, मतलब हमारा जो पुराना स्टॉक ज्यादा दिखेगा तो इनकम कम दिखेगी, ऑब्वियस ही बात है ना, आपका रात का माल कम बिका, रात कल का सामान सारा नहीं बिका, है ना, तो अगर वो नहीं बिका ज्यादा दिखेगा लेकिन, तो हमें क्लियर है ना कि यार प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल नहीं हो रही हमारी, है ना, सामान बचने को बोल रहा हूँ मैं, सामान अगर सामान आपका बच गया, अगले दिन आप वही सामान आप पहले फिर नया कम खरीदोगे ना, तो आपका ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट दिखेगा अगर, तो क्या दिखेगी, इनकम कम दिखेगी, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका कम दिख रहा है तो इनकम भी क्या दिखेगी आपकी, कम दिखेगी, ऑब्वियस ही बात है ना, ओपनिंग स्टॉक अगर आपका अंडरस्टेट दिख रहा है तो इनकम क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद आता हमारा एसेट एंड ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेंट्री को हम क्लासिफाइड करते हैं किसके अंडर, करंट एसेट के अंडर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो करंट एसेट के अंदर हमने इन्वेंट्री इन हैंड लिखना होता है, इन्वेंट्री इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक, यही लिखते हैं, तो द इन्वेंट्री इज नॉट प्रॉपर्ली वैल्यूड, द बैलेंस शीट विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रूथफुल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर इन्वेंट्री प्रॉपर वैल्यू नहीं की गई तो वो एक ट्रू पिक्चर नहीं बता पाएगी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसको तुक्के से तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना बड़ा जरूरी है बिजनेस के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी एनालिसिस, इन्वेंट्री को हम किसके अंडर रखते हैं, करंट एसेट के, तो करंट एसेट्स किसके अंडर आते हैं हमारे, लिक्विडिटी के, वन ऑफ द it is the one of the component of net working capital which reveal the liquidity position of the business. Current ratio which studies the relationship between current assets and current liability is significantly affected by the value of inventory. Bankers value on the current ratio which is denoted as the current assets divided by the current liability. If the inventory is a major part of the current asset, naturally next set of questions that arises, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आपके सामने,
whether the inventory is properly valued based on the consistently applied principle. जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो अपने प्रॉपर कौन सा प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है इसका, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? हाँ जी जतिन जी क्या है? अंकुश पक्का टू ही है? ठीक है सुगनू टू ही है बेटा। अच्छा जी, आर देयर एनी आइटम्स आर देयर एनी आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री दैट आर इधर स्लो मूविंग और नॉन मूविंग? जो आपके पास इन्वेंट्री आइटम पड़ी है वो आपका स्लो मूव कर रहा है कि मूव ही नहीं कर रहा? तो अगर स्टॉक डंप हो रहा है तो क्या फायदा ही नहीं बनाने का भाई, रोक दो, ठीक है प्रोडक्शन रोक दो। हाउ ऑफन एन एक्सटर्नल ऑडिटर हैज वेरीफाइड द इन्वेंट्री टू मेक द वैल्यूएशन? कहते हैं कि कैसे मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर है जो वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा इन्वेंट्री को वैल्यूएशन रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स द वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, जैसे जिसको क्या क्या बोलते हैं हम, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, अंडर द बोर्ड हैड टू बी डिस्क्लोज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताया जाता है ना ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं हम, as per the requirement of accounting standard the financial statement should be disclosed. Accounting policy adapted in the measuring inventory including the cost formula used, the total carrying, ये भी देना पड़ता है नोट टू अकाउंट्स में कि आपने इन्वेंट्री के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, इट्स क्लासिफिकेशन, एप्रोप्रिएट एंटरप्राइज, ये सब बताना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन सी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर इन ट्रेड, ठीक है, और स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, क्लियर है। बेसिस ऑन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हम ऊपर पढ़कर आए हैं। द प्रिंसिपल इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ conservative accounting under which any expenses or losses from transaction entered or event occurred are to be recognized immediately। जैसे ही कोई इवेंट या ट्रांसैक्शन रिकॉग्नाइज होगी तभी उसको क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर है। However any gain or profit are not recognized until it become due or actually released under the principle of lower of cost net realizable value, any due to loss to decrease in sale price of the inventory below its cost is recognized immediately as it is anticipated that the enterprise will, हाँ सही बात है, क्या बोल रहे हैं वो कि जो स्टॉक होता है दो ही चीजों में देखा जाता है, या तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये काम जल्दी से जल्दी करना होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे और हम इसको अक्रू रखेंगे तो हमें जो एंटरप्राइज है उसको लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, वो लॉस भी फेस कर सकती है, ठीक है। तो कॉस्ट एज पर जो बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी कंप्राइज क्या है, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन द इन्वेंट्री इन देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है बेटा, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, उसमें हमारा लाइक क्या क्या जुड़ेगा, जैसे consist of purchase price including duties and taxes other than those subsequently recoverable enterprise from the taxing authority, freight inward, other expenditure directly attributable to the acquisition, trade discount, rebates, duty, drawbacks, other similar items to be deducted in determining the cost of purchase. In other words, cost include any amount paid to the seller reduced by the discount, rebates given by the seller. Similarly, any duties paid to the supplier will be the part of the cost। सही बात है यार, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसमें बड़ी सारी चीजें ऐड ऑन हुई होती हैं तो हम उनको माइनस तो नहीं कर सकते ना, हमने उनको भी तो इंक्लूड करना ही होता है। एग्जांपल के लिए क्या बोला है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड मेकिंग अ प्रोडक्ट इज बॉट 100 पर यूनिट पर जीएसटी एट 18%, 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल बॉट, तो क्या बनेगा 100 इंटू 100 कितना होगा 10,000, तो बस जीएसटी कितना हो गया 11,800। तो भाई परचेज हम 10,000 की नहीं लिखेंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बोला, सिंस द जीएसटी परचेज इज अवेलेबल ऑन क्रेडिट इट वुड नॉट बी काउंटेड एज अ कॉस्ट ऑफ परचेज, हेंस द कॉस्ट ऑफ परचेज विल बी 10,000 ओनली, और जीएसटी तो हमने सेल के टाइम पे ले ही लेना है आउटपुट के लिए, है ना, तो ये काउंट ही करेंगे। लेकिन जो फ्रेट वगैरह है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो हम क्या करेंगे, इस पे कैरी करेंगे। समझ आ गई बात?
इसलिए जब आप डेप्रिसिएशन काउंट करते हो मशीन के ऊपर तो जीएसटी वहां इंक्लूड नहीं करते, याद है, जब डेप्रिसिएशन रन करानी होती है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है बेटा, हमने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में कितना खर्चा आया, लकड़ी का पीस पड़ा 500 का, चेयर बनाने में लगा 1000, तो कितना डिफरेंस है 500 का, तो 500 रुपए क्या लगा वैल्यू एडिशन, तो जो वैल्यू एडिशन रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जैसे क्या बोला हुआ इन्होंने, फॉर द अबव एग्जांपल फॉर द कन्वर्जन ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, इसमें क्या क्या लगा आपका, डायरेक्ट लेबर लगी कितनी 3000 रुपए की, देन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कितना हो गया 3000, 100 यूनिट्स के ऊपर कितना 3000 लगा, दस द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इस द स्टेज कितना हो गया 3000, पहले कितना 13000, तो 10 था तो 3 लेबर ऐड हो गई तो कितना लग गया आपका 13000, ठीक है। अदर कॉस्ट क्या क्या होती है, इसकी भी एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। इन द सेम एग्जांपल लेट अस 200 रुपए पेड किया अनलोड चार्जेस, जब हमने ट्रक वाले को, है ना, ट्रक ऑफ द स्टोरेज प्लेस इन द फैक्ट्री, इन केस 200 शैल नॉट बी अकाउंटेड अनलोडिंग separately as expense but shall be accounted as the other cost to bring the inventory the present location, hence the cost of inventory 100 कितना हो गया 13200, ऑब्वियसली बात अगर उसको काउंट नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसान ही है ना हमारा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें नहीं आती, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट नहीं आती इसमें, unless those costs are necessary in the production process prior to the, हाँ अगर ये रॉ मटेरियल हमें रखना पड़ रहा है कहीं पे तो अब हम फैक्ट्री कॉस्ट इसमें डाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट खर्चे नहीं आएंगे इसमें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हम, क्लियर। बाकी ब्रीफ भी दी हुई है इसकी, आप वो भी पढ़ लेना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये तो हमने पढ़ा भी आपके कॉन्सेप्ट्स में, है ना, प्रेजेंट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। ये क्या होता है, दिस इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। In case of finished goods and traded goods, net realizable value will be generally mean the selling price. Net realizable को क्या मानते हैं, सेलिंग प्राइस ही मानते हैं, ठीक है। बट ऐसा क्यों रखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू को, क्योंकि स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, जब बिक रहा है तो सेल है, जब नहीं बिक रहा है लेकिन हमें पता तो है ना कि इसकी वैल्यू उतनी है अभी करंट वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम में हमने पढ़ना है, दो प्रिंसिपल सिस्टम है जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री सोल्ड इन हैंड और एंड इन हैंड। वन सिस्टम इज नोन एज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, सेकंड क्या है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। जो पीरियोडिक सिस्टम है ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है टू यूज परपेचुअल से, ठीक है। ये वाला जो है ये सस्ता है थोड़ा, और जो परपेचुअल वाला थोड़ा महंगा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है परपेचुअल से जो इज मोर देन कॉस्ट इनकर्ड ऑन इट, जिस जो मतलब हमें जितना पैसा उस पर लगता है उससे ज्यादा हमें फायदा मिल जाता है उससे, अगर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ये है टाइम कंज्यूमिंग भी है ना परपेचुअल वाला। तो पीरियोडिक मेथड क्या बताता है हमें कि सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाओ तो आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, है ना। ओपनिंग पड़ा हुआ है उसमें परचेज ऐड कर लो, क्लोजिंग माइनस कर लो, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, ठीक है। ओपनिंग जैसे पड़ा हुआ आपका 10 रुपए का, खरीदा आपने कितने का 5 का, क्लोजिंग फिजिकली काउंट किया आपने 3, तो कितना बचा 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 12 रुपए, क्लियर है। अब पीरियोडिक सिस्टम जो है एक सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है परपेचुअल सिस्टम से, ठीक है। इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री काउंट इज एडजस्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कब किया जाता है साल के अंत में, टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या क्या है इसमें हमारे लिमिटेशंस क्या क्या है, कमियां क्या क्या है। फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग इज रिक्वायर्ड मोर देन वंस अ ईयर फॉर प्रेपरेशन ऑफ क्वार्टरली और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर मेकिंग द सिस्टम मोर एक्सपेंसिव। बार बार हम स्टॉक को काउंट करेंगे तो
बड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, है ना। ये लिमिटेशन है, तो इसलिए साल के अंत में किया जाता है। फिजिकल काउंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड क्लोजर ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये भी दिक्कत है, ठीक है। अगर बार बार हम सामान खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नॉर्मल ऑपरेशन हैम्पर होगा कि नहीं, प्रोडक्शन रुक जाएगी। रुक जाऊंगा, ये कितने तो पहले, ऐसे थोड़ा ना होता बार बार। एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज टेकन एज अ रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू समझते हो ना क्या होता है, वही रियलाइजेबल वैल्यू। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द लॉस गुड्स ड्यू टू द पिलफरेज, डैमेज और इवन फ्रॉड। इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल अंडर सिस्टम। इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल करोगे आप, नहीं हो पाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन्वेंट्री इन हैंड। बुक्स कभी भी बता नहीं पाएंगे शुरू में इन्वेंट्री इन हैंड क्या है। This system is used by the small enterprises where it is easy to control physical inventory. This system is not considered suitable for medium or larger enterprise which is generally perpetual inventory system. तो perpetual क्या होता है बेटा, ये कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमने एंड में बताना निकाल कर। नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो इसमें परप्यूचुअल सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे सही सिस्टम है। ऊपर हमने क्या करा था, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये फिजिकल काउंट करके बताया, है ना। लेकिन इसमें हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। तो आई थिंक ये ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। क्यों, सही बोल रहा हूं। खरीदा, परचेज किया, उसमें से हमने जितना हमारा खर्चा पड़ा वो सब हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाएगा वो सही चीज है। ना कि क्लोजिंग स्टॉक पहले ही ले लो, ये कोई बात थोड़ा बनी। क्लोजिंग स्टॉक आपने पहले ले लिया, वो छोटे बिजनेस के लिए काम कर सकता है। लेकिन अब सही सिस्टम तो यही है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस बचना चाहिए। कैसे, आज मैंने दुकान खोली, मैंने सामान बनाया, ठीक है, सामान बिका, कुछ नया भी खरीदा, कुछ पुराना पड़ा था, कुछ नया खरीदा, ठीक है। और जो खरीदा उसके टोटल कॉस्ट जो पड़ी उसमें ओवरहेड्स लगाए, लेबर लूबर। जैसे ढाबे वाली की बात कर लेते हैं, रात की कोई सब्जी बची थी, अगले दिन ओपन करी, ठीक है, पहले फिर नई सब्जियां खरीदी, फिर मैंने अपने शेफ उसको कुक को बोला कि इसको बना, तो उसको बनाने के उसके ऊपर मैंने क्या दी, दिहाड़ी दी, और उसके ऊपर ओवरहेड्स लगे, है ना। वो चीजें उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कल वाली सब्जी आज वाली सब्जी प्लस हो गई, क्लियर है। फिर उसमें जो हमने आज की बनाई उसमें उसकी कॉस्ट जोड़ ली, माइनस कर ली कि कितना खर्चा हमारा आया। लास्ट में आज रात को जो सब्जी बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। उसी को बोलते हैं परप्यूचुअल सिस्टम। और ये कहाँ काम करता है, डेली बेसिस, जब हमने कोई काम करना हो, कुछ बड़ी इंडस्ट्री में काम करना हो तब, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें खर्चा कितना हो रहा है टोटल। ये इसका डिफरेंस है बेटा, पढ़ लेना, ठीक है। बाकी बस प्रैक्टिकल शुरू हो गए, अब देखते हैं जरा क्या करना है। थ्योरी पढ़ाना जरूरी है, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। फॉर्मूले, मेथड्स टू बी डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या होता है, ये पहले भी हम पढ़ते हैं, शुरू से ही डिस्कस करते हैं, आज तक जितनी भी अकाउंटिंग होती है ये वो हिस्टोरिकल मेथड पे करते हैं, ठीक है। There is no unique formula for determination of historical of inventory. The different techniques for valuation of inventory has been discussed below. Specific identification method. Pricing under this method is based on the actual physical flow of goods. Pricing किस पे डिटरमाइन की जाती है, जो फ्लो हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं हमारे, आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, उसके ऊपर। It attributes specific cost to identify goods and requires keeping different lots of purchase separately to identify the lot out of which units in inventory are left. जितना बचा होगा बस वही साइड पे रखा जाएगा, बाकी सारा काउंट हो जाएगा और सारा उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। The historical cost of such specific purpose inventory may be determined on the basis of their purchase price or production cost. जितने का खरीदा है उसके ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा, या प्रोडक्शन कॉस्ट जितने का हमें पड़ा है उसको बनाने पे। This method is generally used to ascertain the cost of inventory items that are not ordinarily interchangeable. ऊपर पढ़ा ना हमने, जो सामान बार बार चेंज नहीं होता। Their value is high like expensive medical equipment. Otherwise, it requires the FIFO method. कौन सा? FIFO और weighted average price या फिर average formula भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। Surekha Limited deals in 3 products PQR which are neither similar nor interchangeable.
ना तो वो सिमिलर है ना ही वो इंटरचेंजेबल है, क्लियर है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी, एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू आर, ये प्रोडक्ट्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट दिया आपको 38 रुपए, 29 रुपए, 17 रुपए। कहने का मतलब कि 38 का खरीदा था, ये 29 का खरीदा और ये 17 का खरीदा, और उसकी वैल्यू अब कितनी है 42, 29 वाले की 29 ही है और 17 वाले की कितनी हो गई 14 रुपए, क्लियर है। कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लेस भी वही देखेंगे ना। इन्वेंट्री आर टू बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो फॉर्मूला हमने सीखा था इसका, है ना। इन्वेंट्री आर यूजुअली रिटन डाउन टू द एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड। यहाँ पे 38 था तो यहाँ पे क्या लिख दिया 48, 42, ठीक है। दोनों में से कम क्या है 38, तो 38 कर लेंगे हम रिकॉर्ड। उसके बाद क्या था हमारा 29 का 29, तो इसका सेम ही आ जाएगा, इक्वल है तो नॉट विचेबल इज लेस है ही नहीं इसमें ना। 17 का 14, तो लेस क्या हो गया हमारा, तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा 81। समझ आ गई बात कि भाई 81 रुपए कॉस्ट है, हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम लेते ही नहीं है, ये दोनों में से जो कम होती है हम वो काउंट कर लेते हैं ना। फीफो मेथड, अब फीफो मेथड में क्या करना है, जो पहले आया है उसको पहले निकालो, क्लियर है। जैसे अभी देखो आपके सामने एक मैन्युफैक्चरर है, समझ आया पहला क्वेश्चन आपको। एक मैन्युफैक्चरर है, हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, वो जो यूज करते हैं ना पंखों में मोटरों में, उसको कंडेंसर बोलते हैं। विच ही यूजेस व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स, ये किसमें यूज कर रहा है वो कंडेंसर को, रेडियो सेट्स में यूज कर रहा है, ठीक है। दिसंबर 4, कंडेंसर्स की यूनिट्स क्या है 900 और प्राइस कितना है इसका 50। 10 दिसंबर को हमने क्वांटिटी खरीदी 400, उसका रेट क्या पड़ा हमें 55। देख रहे हो ना क्या हो रहा है। 11 को 300 खरीदे तो 55 ही पड़ा दोबारा से, 19 को खरीदे 200 तो 60 रेट बढ़ गया इसका, और 28 को 800 था तो कितना हो गया 47। तो फीफो मेथड बोलता है जो सामान हमने सबसे पहले खरीदा है उसको पहले सेल आउट करो, है ना, यही है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका बेटा, तो इन्होंने बोला है 1600 यूनिट्स कितने इशू हो गए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, टोटल यूनिट कितने हमारे 2600, और कितने यूनिट्स हमने इशू किए 1600, तो कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी 1000 की। लेकिन वो 1000 हमने बनानी कैसे वो देखो जरा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स वुड बी कंसिस्ट 800 यूनिट रिसीव ऑन 28, और लास्ट वाला, अब लास्ट इन क्या बोला था फीफो मेथड हमारा, तो इसका मतलब जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है वो सारा बिक गया ऊपर वाला, ये सारा बिक जाएगा ऊपर तक 11 तक, समझ आ रही है। 11 दिसंबर तक का सामान हमारा सारा बिक जाएगा यहां तक का, ठीक है। और लास्ट जो बचेगा वो हमारा क्या रहेगा क्लोजिंग, तो दिसंबर 11 सॉरी 19 और 28, पहले सबसे पहले 28 आया फिर 19 आया, है ना। तो 800 यूनिट हमारी यहां से, 200 यूनिट यहां से, 800 पड़ी थी 47 के हिसाब से और 200 पड़ी थी 60 के हिसाब से, तो टोटल इन्वेंट्री कितनी बची हमारे पास क्लोजिंग 49,600। कोई दिक्कत, समझ आ गया, ठीक है। फीफो में हो गया कि पहले वाला सामान हमने बेच दिया, तो लास्ट वाला जो बचेगा वो क्या रहेगा क्लोजिंग। अब लीफो मेथड करते हैं, क्या करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है, ये ऐसे ही कोई रैंडम मेथड नहीं लगा देना होता, ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सी पॉलिसी अडेप्ट करी है, क्लियर। हमें किस मेथड की कब जरूरत है ये डिपेंड करता है, समझ आ गई बात। अब ये जो महंगा खरीदा अगर आप इसको पहले भेज दोगे तो जो सस्ता खरीदा वो तो खराब हो जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाना चाहिए कि नहीं। जैसे एग्जांपल सब्जियों की बात करते हैं, जैसे गोभी है ना, तो अगर हमने मतलब 900 यूनिट्स गोभी की खरीदी 50 रुपए यूनिट के हिसाब से, तो अगर ये यूनिट हमारी कितनी पड़ रही है हमारी 60, तो गोभी खराब भी तो हो सकती है यहाँ पे अगर इसको हम नहीं रखेंगे, तो ये चीजें भी नोटिस करनी पड़ती है हमें, क्लियर है। लीफो मेथड, तो लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एग्जाम्पल है
इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम फॉलोइंग इश्यूज आर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर 5 ये इशू किया गया सामान, क्या किया गया? दिसंबर 20, दिसंबर 29, 500, 600 और 1500। तो लिफो मेथड से क्या करेंगे फिर हम? पहले एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे यहां पे, ठीक है। चार दिसंबर को कितने यूनिट्स लिए? 900। दिसंबर 10 को कितनी लिए? 400। ठीक है, 50 और 55 के हिसाब से। अब ध्यान देना यहां पे हमने सामान बेचा है 5 का, 20 का और 29 का, है ना। हमने बेचा है इसके बाद 5, ठीक है, और कौन सा था? 20। तो 19 के बाद अगला दिन क्या हुआ हमारा? 20, और 28 के बाद क्या है हमारा? 29। समझ आ गई बात? तो ये डेट्स पे हमारी क्या हुई है? सेलिंग हुई है, ठीक है। तो यहां पे देखो 900 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से कितना बनता है इसका? 45,000। तो बेची कितनी? 5 को हमने 500, 500 इंटू 50 25,000, ठीक है। तो बैलेंस इन्वेंट्री क्या बचा हमारे पास? 900 में से 900 चला गया हमारा, उसमें से 400 बचेगा, फिर 900 माइनस 500, 400 कितने की इन्वेंट्री बचेगी हमारे पास? 20,000 की। कब बची? 5 को। क्लियर है बेटा यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद 10 को, 10 को, हाँ 10 की हमारे पास पड़ी हुई थी, है ना। 455 के हिसाब से कितनी बड़ी? 22,000। तो 50 20,000 आ गया, ठीक है। और फिर बचेगी हमारे पास यही बैलेंस प्लस पिछला वाला। पिछले वाला भी ले आए हम 450, ये वाला तो ऊपर वाला आ गया, और फिर ये वाला भी हमने ऐड कर लिया। तो टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी हमारे पास? पिछली तो 800 चल रही है फिलहाल, है ना। ये 800 चल रही है हमारी। अब फिर 11 की भी है हमारे पास, 11 को भी 355, 300 की 55 के हिसाब से, है ना। तो 300 की 55 के हिसाब से ये भी जुड़ गई। तो 400, 300 और 300, 50, 55, 55 के हिसाब से, ठीक है, ये भी जुड़ गई। फिर 19 को, 19 को भी है हमारे पास इन्वेंट्री 260 के हिसाब से। तो यहाँ पे भी लिखा हमने 260, 1200, और यहाँ पे आ गई इन्वेंट्री 400, 400, 300, 200। क्लियर है? अब 20 तारीख को हमने क्या करा है? हमने इन्वेंट्री बेची है 600 यूनिट। तो हम मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले लास्ट क्या हुआ हमारा? 200। तो इशू करेंगे 200 को 60 के हिसाब से। तो 12,000 यहां से चला गया। फिर इसके ऊपर 355 के हिसाब से, 355 के हिसाब से चला गया। फिर 100 हमने ले लिया 400 में से, इस 400 में से। क्लियर है? तो इधर 300 आ गया ना फिर। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 600। 600 चला गया। अब हमारे पास इन्वेंट्री कौन कौन सी बची है? एक तो ये बची है और इसकी 300 बची है। तो 450 के हिसाब से और 355 के हिसाब से हमारे पास क्लोजिंग बची। क्लियर है? ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हमने क्या करा कि 28 वाली इन्वेंट्री को 29 को बेच भी दिया। नहीं, 28 को थी इन्वेंट्री हमारे पास, 28 को 800 और 47 रुपए के हिसाब से थी। तो हमने वो भी लिख दिया यहाँ पे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 847, 37,600। तो ये भी इन्वेंट्री में ऐड हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेल हुई है लास्ट, 500 यूनिट बेची हमने, 500 बेच दी हमने। ठीक है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से क्या जाएगा? पहले 800 आया, तो 800 में से 500 डायरेक्ट चला गया। ठीक है। तो 300 बच गया। पहले वाला तो था ही हमारे पास पड़ा हुआ। तो ये ऑन एन एवरेज हमें पता भी चल रहा है कि किस हिसाब से कितने प्राइस से मान गया हमारा। तो ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। समझ आ गया बेटा? उसके बाद हमारा आता है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल, यहां तक क्लियर है?
In the same example of the manufacture of radio sets earlier, let us calculate the value of closing inventory using average price method. तो पहले इन्होंने क्या करा, सभी प्राइसेस को प्लस कर लिया, 50, 55, 55, 60, 47, कहां से आया है ये सबको, ठीक है, इन पांचों को प्लस कर लिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर लिया 5, एवरेज ऐसे ही निकलता हमारा। तो 53.4 एक गुड्स की प्राइस जो पड़ रही है हमें, एक यूनिट्स की, वो कितनी पड़ रही है हमें 53.4, और यूनिट्स वैल्यूड करेंगे तो कितने का सामान हमारा ऑन एंड एवरेज है 53,400 का, 53,400 तो हमारी कॉस्ट है। अब इसके ऊपर जो बिकेगा वो क्या रहेगा हमारा मार्जिन। तो अगर हम इसको दोनों के मेथड से देखते हैं, जैसे यूनिट रिसीव हुई थी 10 जनवरी को और ये अज्यूम किया इन्होंने, लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ LIFO FIFO एंड एवरेज मेथड, क्या हेल्प होगी। यूनिट रिसीव हुई 10 को और 15 को, 550 के हिसाब से, 560 के हिसाब से, ठीक है, और यूनिट इशू हुई 20 जनवरी को 500 यूनिट, ठीक है। तो FIFO के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है 500, क्योंकि 500 ही सेल हुई है तो 500 बचेगा, और यूनिट प्राइस कितना है इसका 60 रुपए के हिसाब से FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 10 जनवरी वाला निकल गया तो क्या बचेगा हमारे पास 15 जनवरी का 500 यूनिट का 60 रुपए के हिसाब से। क्लियर है, समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। देखो अगर यूनिट इशू हुई है 520 जनवरी को, अगर FIFO मेथड से यूज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बचेगा 500 ही बचेगा, बट पहले वाला बचेगा जो दूसरे वाला बचेगा 15 जनवरी वाला बचेगा, क्योंकि FIFO से पहला सामान चला गया। LIFO से क्या होगा हमारा, दूसरा चला गया पहला बच गया 550 के हिसाब से, ठीक है 25,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास सिंपल एवरेज से कितना आ रहा है 500 को डिवाइड दोनों को प्लस कर लिया 110, ये 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 55, तो 55 के हिसाब से सामान कितना पड़ा इसका 27,500। तो देखो अब तीनों मेथड का कंपैरिजन आपके सामने है। अगर हम FIFO मेथड अप्लाई करते हैं तो सामान 30,000 का बच रहा है, अगर हम LIFO मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो सामान 25,000 का बच रहा है, और अगर हम सिंपल एवरेज का यूज कर रहे हैं तो ना मेरा ना तेरा 27,500 का बच रहा है। क्लियर है, तो इन मेथड्स का ये इफेक्ट है। उसका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, इसको निकालने का, प्राइस पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट कितनी और टोटल यूनिट्स कितनी अवेलेबल है उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेंटरी इनटू वेटेड एवरेज प्राइस यूनिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू वेटेड एवरेज प्राइस यूनिट। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपने याद कर लेना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंटरी, कितना बचा हुआ है और क्या प्राइस है उसका, वेटेड एवरेज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, इसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और किस प्राइस पे बेचा आपने, ठीक है। 5 भी इलस्ट्रेशन इसमें बताई है उन्होंने, सेकंड और थर्ड के बेसिस पे इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया वेटेड एवरेज प्राइस मेथड का, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें इन्होंने वेटेज एवरेज के अकॉर्डिंगली बताना है कि क्या रेट पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हमने सिंपली LIFO एंड FIFO मेथड अप्लाई कर लिया और पता चल गया कि कौन सा सामान पहले है। अब वेटेड एवरेज से क्या करेंगे हम, रिसिप्ट हुई थी हमारी दिसंबर को, वही क्वेश्चन हमारे पास सेम आ गया 950 45,000, और इशू हो गया था 5 को 550 के हिसाब से 25,000, है ना। तो बैलेंस इन्वेंटरी कितना बच गया था हमारे पास 450 रुपए के हिसाब से। क्लियर, फिर हमने क्या करा था 10 दिसंबर को और खरीदा 55 के हिसाब से 22,000, तो ऑन एन एवरेज कितना आ गया 52.5 आ गया इसका। कैसे आया पता चला, 55 और 50 कितना होता है हमारा
105 डिवाइडेड बाय 2 तो 52.5, तो ऑन एन एवरेज कितना आया इसका 52.5, तो वो कितना बचता है आपके पास सामान 42,000। फिर क्या हुआ था, 11 दिसंबर को भी सामान खरीदा 55 के हिसाब से 16,500, और अब इसके हिसाब से कितना स्टॉक बचेगा हमारे पास, प्लस करते जाओ उसमें। पहले था हमारा कितना 50, फिर 55, फिर उसमें क्या कर लिया प्लस, फिर 55, फिर डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया 53.18, करके भी देख लेना, आ जाएगा कैलकुलेटर पे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 58,500। समझ आ रहा है, जैसे जैसे प्राइस ऐड होता जा रहा है वैसे वैसे एवरेज निकलता जाएगा। तो तीनों प्राइसेस को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। फिर हमने 200 गुड्स खरीदे, 60 रुपए के हिसाब से 12,000 आया। अब हमने क्या करना है 50, 55, 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 4, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 54.23, 70,500 आ जाएगा हमारा स्टॉक वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा था, सेल करी थी 600 की, तो 654.23 के हिसाब से बेचेंगे सामान वेटेड एवरेज के हिसाब से, तो ये आ गया। और स्टॉक कितना बच गया हमारे पास 1300 था, तो 1300 से 600 बिक गया, तो कितना बचा 700, तो 700 के हिसाब 54 में कितना बचेगा। फिर हमने क्या करा कि 28 को दोबारा खरीदा, कितना 847 रुपए के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे हम, दोबारा से प्लस करेंगे, दिखाना कैलकुलेटर एक मिनट, इसमें मैं आपको थोड़ा और इजी कर देता हूँ। $54.23 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 2, $4.23 प्लस ठीक है, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या करा, लाइक आप ऊपर वाला सारे रेट्स को प्लस कर लो, ये पांचों रेट्स को मैंने क्या करा प्लस करा, डिवाइडेड बाय 5 से कर लिया, तो हमारा आ गया 53.4 समथिंग, ठीक है, रेट निकल के आया हमारे सामने। तो हमने फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना बचा हमारे पास 75 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास 75,562 रुपीज। और फिर हमने सेल करी, हमने 500 को 50.37 के हिसाब से, तो कितना बचा 1000 यूनिट बच गई, 500 बेच दी ना हमने, तो 1000 यूनिट बच गई, तो 50 पॉइंट के हिसाब से 50,377 हमारे पास स्टॉक बच गया। तो ये था वेटेड एवरेज वाला, ये आई थिंक ज्यादा इजी है, वो भी इजी है ये भी इजी है। फर्क कितने से भी हमने क्या कर लेना है, एवरेज प्राइस निकालिए, प्लस करते जाना है, सारे प्राइसेस को प्लस करते गए हम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें बेटा, पक्का। तो अभी तक हमने कौन कौन से मेथड करे, चारों मेथड कर लिए, लिफो फिफो एवरेज वेटेड एवरेज कर लिया, क्लियर है। अब परप्यूचुअल बचा हमारे पास और नॉन हिस्टोरिकल है, इसके 2-3 क्वेश्चन हैं वो हम कल देख लेंगे, इतना रख लेते हैं आज के लिए, ठीक है।